गुड मॉर्निंग क्लास। तो सुमित मिश्रा आप सभी का स्वागत करते हैं और हम इस लेक्चर सीरीज में जो कि चल रही है ये हमारी पॉलिटी की एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन की हमारी ये थर्ड क्लास है। इस क्लास में हम बात करेंगे एमसीक्यूज जो रिलेटेड होंगे आपके एडवोकेट जनरल से, रिलेटेड होंगे आपके पार्लियामेंट के अंदर से, रिलेटेड होंगे आपके पंचायती राज से। तो एक मिक्स क्वेश्चंस होंगे, 10-12 क्वेश्चंस के बंचेस देखेंगे और इन क्वेश्चंस के पीछे के लॉजिक्स और फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इस पूरी वीडियो को एंजॉय करिए। साथ ही साथ अगर इसका बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपको लेना है तो आप अपना पेन और कॉपी अपने साथ रखिए। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं सिर्फ वही अपने नोट में ध्यान से रखें। देखो, अब नोट्स बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही है जो आपको पेपर के टाइम पे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे रिवीजन कराने में। ठीक है, तो हम लेक्चर नंबर 3 को करते हैं स्टार्ट। चलो, सो क्वेश्चन इज फर्स्ट कि टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोक सभा व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट। अगर आप में से किसी को लोकसभा का मेंबर बनना हो तो आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए कितनी साल? 25 साल। जबकि अगर आपको लोकसभा का राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज होनी चाहिए 30 साल। तो अगर हम कहें कि पार्लियामेंट के अंदर, आप अगर देखोगे पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट के अंदर बच्चों दो हाउसेज होते हैं। कौन कौन से? एक आपका अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं और दूसरा लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा बोलते हैं। राज्यसभा के अंदर आपको कितनी एज चाहिए? 200 अरे सॉरी 30 साल। और लोकसभा के अंदर आपको कितनी एज चाहिए? 25 साल। जबकि 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 अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट बनना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो यानी कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का क्या बनना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है, तो उसको मिनिममली कितने साल पूरे करने होंगे अपने? उसको 25 साल तो पूरे करने पड़ेंगे। अच्छा, अगर लोकसभा की बात हो रही है तो ध्यान रखना, लोकसभा को बच्चों क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल? क्योंकि भैया यहाँ पर क्या आते हैं, आपके आपके कॉमन आदमी आते हैं, लोग, आम लोग आते हैं, लोग प्रत्यक्ष चुनाव से जीत के आते हैं। अरे कौन से आर्टिकल के अंदर बात करी गई है? टोटल 81 के अंदर बात करी गई है। अगर हम बात करें कि ये क्वालिफिकेशन लिखी कहाँ पर गई है तो ध्यान रखना, ये क्वालिफिकेशन लिखी गई है आर्टिकल 84 के अंदर। और अगर हम बात करें कि अगर कोई मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ पर लिखी गई है? तो 102 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन, यानी वो कौन कौन से ग्राउंड होंगे जिसपे हम किसी को क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछा जा रहा है कई सालों से, वो क्या है कि ऑर्थ, यानी कि जो मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं उनकी जो ऑर्थ होती है, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी जो ऑर्थ होती है, वो ऑर्थ कौन से आर्टिकल में आती है? तो बच्चों याद रखना, 99 आर्टिकल जो है वो डील करती है ऑर्थ से। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बोला अंडर विच कंडीशन, यानी वो कौन सी कंडीशन होगी, अंडर विच कंडीशन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन लूज हिज और हर मेंबरशिप। भैया अपनी सीट भी जा सकती है, लोकसभा और राज्यसभा की सीट भी जा सकती है, पर किन किन कारणों से? पहला जो कारण है वो ये है कि भैया ही और शी होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखो, पहली कंडीशन यही होती है कि आप प्रॉफिट की पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, आप कोई गवर्नमेंट जॉब पे ना हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे हो तो क्या हो जाएगा, आपको आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इफ ही इज डिक्लेयर टू बी अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब होता है जिसके दिमाग में आवाजें चल रही हो, यानी जो मेंटली डिस्टर्ब हो, तो वो भी नहीं आ सकता है। और जो बैंक करप्ट हो, दिवालिया घोषित हो गया, बैंक का ही पैसा लेके भाग गया हो, यानी जैसे विजय माल्या, विजय माल्या इज नॉट एबल टू बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, वो नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उनकी वो क्वालिफिकेशन ही क्या नहीं कर पा रहे हैं, पार नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। एक बात और याद रखना बच्चों, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो आर्टिकल कौन से में आती है? ये आती है आर्टिकल 162 के अंदर, सॉरी 102 के अंदर। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ले डाउन क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमारे इंडिया में बाइकैमिनल है, बाइकैमिनल मतलब दो हाउसेज है, अपर हाउस और लोअर हाउस। और ध्यान रखना बच्चों कि आर्टिकल 84 जो है वो डील करता है किस चीज से? क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट। यानी अगर आपको मेंबर बनना है, जैसे
अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए भाई? पहली बात तो आप इंडिया के क्या होने चाहिए? सिटीजन होने चाहिए, बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? आपकी उम्र 30 साल पूरी हो चुकी हो, कंप्लीट कर चुके हो आप। अच्छा, तीसरी बात, आप किसी प्रॉफिट के पोस्ट पे ना हो, ठीक है, कहीं से प्रॉफिट ना बना रहे हो। साथ में साथ आपका चौथी चीज, आप किसी भी तरीके से क्या ना हो, बैंक करप्ट ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखने की बात। ये सारी चीज अगर आप फुलफिल करते हो तो आप क्या बन सकते हो? आप मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हो, और वो भी कौन से हाउस के? राज्यसभा के। सेम लोकसभा के अंदर है, बस इसमें एक क्वालिफिकेशन क्या डिफर कर जाती है कि यहाँ 30 साल की उम्र मांगी गई है और यहाँ पे 25 साल की उम्र मांगी गई है, बस। इसके सिवा और कुछ नहीं है इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक बात? चले आगे बड़े बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नन्ना मुन्ना राई वाला। इलेक्शन कमीशन are appointed by the member of the election commission are appointed by। तो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबर सभी को अपॉइंट कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट। और इलेक्शन कमीशन से बच्चों याद रखने वाली बात यह है कि आर्टिकल 324 डील करता है आपका किससे? इलेक्शन कमीशन से। एक बात और याद रखना, इलेक्शन कमीशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 25 जनवरी 1950 में, ठीक है। इसीलिए बच्चों 25 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, पहले जो वोट की उम्र थी ना वो पहले 21 साल थी, जिसे घटा के कितनी कर दी गई? 18 साल। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? 61 से। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड ड्यूरेशन बिटवीन द लास्ट सेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड लोकसभा एंड रिकॉलिंग ऑफ द लोकसभा? क्या मतलब इस बात का? अगर मान लो एक लोकसभा डिसॉल्व होती है और उसके बाद दोबारा लोकसभा जो आती है, उन दोनों के बीच में मैक्सिमम कितने टाइम का गैप रह सकता है? यानी कितने टाइम तक? तो वैसे नॉर्मली लोकसभा जो चलती है ना आपकी, वो 5 साल तक के लिए चलती है, ठीक है। बट बट अगर आप इसको बढ़ाना चाहो, कितना साल करना चाहो, 6 साल, तो वो सिर्फ एक साल एक बार हो सकता है। और वो भी कौन सी सिचुएशन में? जब हम क्या लगाती है हमारी कंट्री के ऊपर, जब लगती है इमरजेंसी। इमरजेंसी की कंडीशन में क्या कर सकते हो? आप इसको बढ़ा सकते हो 5 से 6 साल, वो भी सिर्फ एक बार, ठीक है। और इसको मैक्सिमम टाइम तक जो डिसॉल्व रख सकते हो, रख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करवा के लोकसभा को फिर से क्या करना पड़ेगा? चालू करना पड़ेगा। क्लियर है बात यहाँ पर? कोई डाउट इस बात में? चलो आगे बढ़ेंगे, बढ़ जाए, बोलो बिल्कुल। चलो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू स्टैब्लिश पंचायती राज? क्या है पंचायती राज? पंचायती राज का मतलब क्या है बच्चों? एक बात ध्यान समझो, पंचायत का ड्रीम महात्मा गांधी जी का था। हालांकि उससे बहुत पहले ही, मतलब मगध वगैरह के टाइम से ही पंचायत चली आ रही है। पंचायत का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जिससे क्या होगा? जिससे जो आम लोग हैं, जो हमारा निचला तबका है, लोकल गवर्नेंस है, वो अपने छोटे छोटे कामों के लिए ना एमएलए के पास क्या ना जाए, बार बार जाए ना। लोगों को पावर एक जगह रहेगी तो मोनार्की क्रिएट कर देगी। इसलिए पंचायत का मेन एम क्या है कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सेल्फ गवर्नेंस पे काम करो, सेल्फ रिलायंस पे काम करो, ठीक है, सबको मजबूत बनाओ। और इस बारे में पंचायत के लिए एक कमेटी बनाई गई। कमेटी बनी 1957 जनवरी के अंदर, और इसने अपनी रिपोर्ट दी नवंबर 1957 के अंदर, और बोला कि इंडिया के अंदर पंचायत चाहिए। और इस पंचायत कमेटी का नाम क्या था जिसने किया था? तो याद रखना, इसका नाम था बलवंत। ये बलवंत राय के कुत्तों वाला नहीं है प्लीज ना, बलवंत राय जी मेहता, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने बोला कि एक पंचायत होनी चाहिए। और उसी के तुरंत बाद राजस्थान के अंदर क्या करा गया? राजस्थान के अंदर 2 अक्टूबर को 1959 में, ठीक है जी, क्या कर दी गई? एक पंचायत का गठन किया गया। कौन से जिले के अंदर? नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। याद है की बात? और याद रखना बच्चों, ये पंचायत के अंदर पहली बार होता। अभी भी पंचायत 1957 में आपको पंचायत कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो गया, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था पर फंक्शन में था। बट इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने का जो पूरा क्रेडिट जाता है वो जाता है कब? 1992 के अंदर क्या लेकर के आए हम लोग? लेके आए 73rd, क्या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने क्या करा? पंचायत को एक लीगल राइट दिया। और साथ ही साथ सिर्फ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही नहीं दिया,
साथ ही साथ इसको क्या दिया, एक नया शेड्यूल दिया, शेड्यूल 11, और एक नया पार्ट दिया। पार्ट कौन सा, पार्ट आपका क्या कहते हैं, पार्ट कौन सा था इसका, 9। और आपको क्या करा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर आप पंचायत राज को ढूंढना हो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो मिलेगा 243 से लेकर के 243 ओ तक। क्लियर बात यहाँ पर। ये सारी चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 में, सॉरी 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के थ्रू लाया गया। क्लियर है बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत से रिलेटेड है। क्या बोला है, पंचायत का मतलब क्या है भाई, क्यों अडॉप्ट करा है पंचायत। तो देखो भाई, हमने पंचायत अडॉप्ट करा है किस लिए, कि टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, जिससे क्या हो सके कि डेमोक्रेसी की पावर लोगों तक पहुंचे। और डेमोक्रेसी का मेन पर्पस ही क्या है, कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना, लोगों द्वारा सरकार चलाई रही है, तो लोगों का भी इंटरफेरेंस होना चाहिए ना गवर्नमेंट के अंदर। अब लोगों को कोई अवेयरनेस ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे चल रहा है, ठीक है, उनके पास कोई राइट्स ही नहीं है, तो ये धीरे धीरे एक मोनार्की क्रिएट कर देगा। और जिस ब्रिटिश रूल से हम बचकर के आए थे, इंडिपेंडेंसी ली थी, वो बाद में वापस फिर से आ जाएगा। और याद रखना, पंचायती की बात ना डीपीएसपी के अंदर भी करी गई है। कौन से आर्टिकल के अंदर, याद करो, आर्टिकल 40 के अंदर। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव नो पंचायत राज। तो याद रखना, नागालैंड के अंदर पंचायत राज नहीं है, मिजोरम के अंदर पंचायत राज नहीं है, ठीक है, आपका क्या कहते हैं, और मेघालय के अंदर पंचायत राज नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ कहाँ पंचायत नहीं है, तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी का नाम पूछे तो दिल्ली। इन 4 जगहों पर पंचायत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल, बिल का मतलब क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा, आपको लगता होगा बिजली का बिल आ रहा है। बिल का मतलब होता है कोई ऐसा मुद्दा जिस पे बात करी जाएगी, जिस पे क्या बनाया जाएगा, एक्ट बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा। कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन द राज्यसभा। ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा बिल है जो पहले राज्यसभा में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो याद रखना बच्चों, मनी बिल, मैंने पिछली क्लास में बताया था, मनी बिल सबसे पहले लोकसभा के अंदर आता है, ठीक है, और ये आर्टिकल 110 के अंदर डील करता है। और इसकी प्रायर परमिशन कौन देता है, इसको प्रेसिडेंट से पहले ही क्या कर लिया जाता है, अप्रूव्ड करा लिया जाता है। साथ ही साथ इसको मनी बिल बनाता कौन है, आपका स्पीकर। स्पीकर इस बात को डिसाइड करेगा लोकसभा का कि ये मनी बिल है या कोई ऑर्डिनरी बिल है या फिर ये कोई फाइनेंस बिल है। इन सभी चीजों के बारे में कौन बताएगा, लोकसभा का स्पीकर बताएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल स्टेट दैट ईच स्टेट हैज एन एडवोकेट जनरल। क्या होता है भैया एडवोकेट जनरल, तो एडवोकेट जनरल होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, क्या, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ऑफिसर कहां पर, इन अ स्टेट, एक स्टेट के अंदर जो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है वो कौन होता है, आपका एडवोकेट जनरल। देखो यहाँ पर ध्यान दो, इस पिरामिड पर ध्यान दो, देखो एक तो होती है आपकी सुप्रीम कोर्ट, डन, एक होता है आपका डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, डन, एक होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डन। तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जाके बात कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ कौन जा सकता है, आपका अटॉर्नी जनरल जा सकता है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल पूरे देश के लिए काम करता है, और जो आपका एडवोकेट जनरल होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करता है, पर्टिकुलरली स्टेट के लिए। तो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करने का काम कौन करता है, गवर्नर, और अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट। और एक बात याद रखना, ये डील करता कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 165। वरना कहोगे सर ने मजे मजे में सब कुछ तो पढ़ा दिया, मतलब कि आर्टिकल ही बता के नहीं गए। क्लियर हो रही है बात। आज के क्वेश्चन लास्ट, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। देखो वीडियो शॉर्ट हो सकती है, पर इनका मेन मोटिव यही है कि आप बोर ना हो क्लास में। तो विच हैव द राइट टू स्टार्ट अ इंडियन सर्विस, यानी आईएएस आईपीएस जैसी सर्विसेज कोई और स्टार्ट करनी हो तो कौन कर सकता है, राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा कर सकती है, प्रेसिडेंट कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है, कौन कर सकता है, ये बात आप मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।
ठीक है, चैनल को शेयर कर दो भाई, फटाफट सब्सक्राइबर बढ़ाओ। तुम लोग तो यार एफर्ट ही नहीं लगाते, कम तुम जितने देखते हो उतने तो आगे शेयर कर दिया करो। ठीक है, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।